नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, किसी भी पौधे में फल लगने के लिए परागण प्रक्रिया बहुत आवश्यक होती है और जब भी हम परागण की बात करते हैं तो मधुमक्खियों का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि परागण प्रक्रिया में मधुमक्खियों की अहम भूमिका रहती है और इसीलिए किसान अपने खेतों में मौन वंश रखते हैं। लेकिन क्या हो अगर मधुमक्खी पालन से आपकी आय में वृद्धि हो सके? जी हाँ, आप मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय के रूप में भी कर सकते हैं और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप मौन पालन कर सकते हैं, ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जिनका मौन पालन किया जा सकता है और किस तरह से मौन वंशों का प्रबंधन किया जा सकता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुमक्खी पालन केंद्र चंबाघाट सोलन से बागवानी विकास अधिकारी डॉक्टर गीतम शर्मा जी। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आज हम मधुमक्खी पालन के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसमें हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमक्खियों की कौन कौन सी प्रजाति होती है और उसमें किन प्रजातियों का जो पालन किया जा सकता है। जी, मधुमक्खियों की यूँ तो बहुत प्रजातियां होती हैं, पर मुख्यतः जो मैं आपको बताती हूँ एपिस फ्लोरिया होती है, जो कि छोटी मक्खी या जिसे लड्डू मधुमक्खी भी कहते हैं। लड्डू मधुमक्खी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो छत्ते में रहती है तो एक लड्डू का आकार ले लेती है। अच्छा। इसके अलावा एपिस डॉर्सेटा होती है, जिसे हम जंगली मधुमक्खी कहते हैं। ये बहुत ही आक्रामक मधुमक्खी होती है और अगर इसे मनुष्य छेड़ दे तो ये कई किलोमीटर तक उसका पीछा भी करती है। अच्छा। ये दोनों ही मक्खियाँ जो हैं ये प्राकृतिक रूप से छत्ते बनाकर रहती हैं, तो इनका जो है व्यावसायिक मौन पालन हम नहीं कर सकते। जो मधुमक्खियाँ हम व्यावसायिक तौर पर अपनाते हैं वो है एपिस सिराना और एपिस मेलिफेरा। एपिस सिराना जो है वो देशी मधुमक्खी है, या जिसे हम पहाड़ी मधुमक्खी भी कहते हैं, जो आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तीरों में रहती है, घरों में। तो ये देशी मधुमक्खी का हम उपयोग कर सकते हैं। और एपिस मेलिफेरा जो कि विदेशी मधुमक्खी है, ये जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1962 में नगरोटा में किया गया था। वहाँ से जो है इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो नॉर्थ वाले जो स्टेट्स हैं आपके यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वहाँ जो है इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो ये दोनों ही मधुमक्खियाँ जो हैं ये आप बी हाइव्स, जिसे कि हम मौन गृह कहते हैं, उसमें जो है इनका हम पालन कर सकते हैं। तो इन दोनों में कुछ बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। अगर कोई मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो एपिस सिराना जो मधुमक्खी है ये कम टेम्परेचर पे भी अपना काम जो है परागण क्रिया और नेक्टर को इकट्ठा करने का काम ये कम टेम्परेचर में भी कर लेती है। तो अगर कोई किसान छोटे स्तर पर स्थायी मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो एपिस सिराना जो है वो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो देसी मधुमक्खी। हाँ जी। और जो एपिस मेलिफेरा है वो जो है कम टेम्परेचर पे अपना कार्य नहीं कर सकती, इसलिए उसके लिए माइग्रेटरी जो बी कीपिंग है जो स्थानांतरित करके उसे करनी पड़ेगी, तो वो जो है उसके लिए एपिस मेलिफेरा। फिर पर ये है कि दोनों में शहद इकट्ठा करने की जो इनकी शक्ति है वो भी अलग अलग है। एपिस सिराना थोड़ा कम शहद बना पाती है, जबकि एपिस मेलिफेरा जो है वो 20 से 40 किलोग्राम एक बॉक्स से अगर पूरे साल का हम देखें तो वो उतना, उससे ज़्यादा भी दे देती है, बट मैं एक औसतन बात कर रही हूँ। तो एपिस मेलिफेरा जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन देती है जी, लेकिन उसको माइग्रेशन हाँ जी, उसमें माइग्रेशन करना पड़ेगा। और अगर इनकी हम फ्लाइट की बात करें तो एपिस सिराना जो है वो परागण क्रिया 2 किलोमीटर तक ही कर पाती है और एपिस मेलिफेरा जो है 5 किलोमीटर तक भी चली जाती है फूलों पे परागण क्रिया करने के लिए। तो ये जो है मुख्यतः जो है एपिस सिराना और एपिस मेलिफेरा ही हैं जो व्यावसायिक मौन पालन में इस्तेमाल की जाती है। जी। तो मैम, अगर हम जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें और कृषि की बात करें तो इसमें मौन पालन का या मधुमक्खी पालन का क्या महत्व है? जी देखिए, मौन पालन का तो महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक तो परागण क्रिया अगर ना हो तो शायद मनुष्य भी ना रहें, जीव जंतु भी ना रहें, क्योंकि मौन पाल जो ये मधुमक्खियां हैं जब ये परागण क्रिया करती हैं तो सीड सेट होगा, फ्रूट सेट होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और ये जो है ये प्रोडक्टिविटी बढ़ना जो है ये लिटरेचर में रिसर्च हो रखी है कि मधुमक्खी से कितना लाभ पौधों को मिलता है और कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और ये जो ज्ञान है ये जो आपके हरियाणा, पंजाब
और यूपी के जो किसान हैं उन्हें ये पता है, और वो खुद जो हैं जब हमारे यहाँ से मौन पालक जो हैं जब माइग्रेशन कराते हैं वो खुद उन्हें कहते हैं कि आप हमारे खेतों में बॉक्सेस रखिए। तो एक तो परागण क्रिया क्वालिटी क्रॉप्स की अच्छी आती है, दूसरा ये है कि आपको जो इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी एक अच्छी खासी मार्केट है। शहद जो है जो सबसे इसका मेन जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट इंडिया में तो है ही, बाकी आप देखिए एक्सपोर्ट भी होता है, इसकी डिमांड तो हमेशा रहती ही है। और प्योर हनी हो अगर तो उसकी डिमांड तो बहुत बढ़ चढ़ कर आती है। तो एक्स्ट्रा इनकम जो है फार्मर्स को मिल रही है। दूसरा, अभी जैसा जो चल रहा है क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट जो है वो सारे कट रहे हैं तो भूमि कम पड़ रही है, लैंड जो है कम पड़ रही है। और मधुमक्खी पालन के लिए आपको भूमिहीन जो किसान है वो भी इसे अपना सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है लैंड की, आपने बॉक्सेस ही रखने हैं और उनको माइग्रेट करना है। और इसके अलावा जो है आपका जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं इस काम को अपना सकती हैं क्योंकि इसमें कोई भारी भरकम काम नहीं है। और जिस तरीके से जो केयर करनी पड़ती है मधुमक्खियों, वो महिलाएं जो है वो आसानी से कर सकते हैं। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो वो जो है उन्हें अपनी नौकरी का साधन खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो है एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, मैं मानती हूँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, पौधों के लिए तो है ही, और एक एक्स्ट्रा इनकम अगर हमारे बागवानों को, किसानों को चाहिए तो इसे उन्हें अपनाना ही चाहिए। जी बिल्कुल मैम, आपने ये बहुत सारे आपने पॉइंट्स बताए, लेकिन जो आपने हनी वाला कहा है उसके हर जगह पे मार्केट है। अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें या फिर हम कंजप्शन की बात करें, हर एक जगह पे जो शहद है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। आप देखिए ना, आयुर्वेदा जो है उसमें हर एक मेडिसिन जो है वो हनी में ही बनती है, हनी में कहा जाता है, हनी में इसको लीजिए। तो मेडिसिनल वैल्यू इसकी इतनी ज़्यादा है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हनी तो प्रोडक्शन हमेशा इसकी डिमांड बनी रहेगी। बिल्कुल। तो मैम अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो कौन कौन से इसमें एक हाइव में सदस्य होते हैं और उनका जो श्रम विभाजन है वो किस तरह से होता है? जी देखिए, जिस प्रकार हम एक परिवार में रहते हैं और हमारा भी एक हद तक श्रम विभाजन जो है वो रहता है। जैसे हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे होते, तो सबका अपना एक काम है। तो मधुमक्खियां जो है इतना सा जीव है, पर इन्होंने अपना श्रम विभाजन इतनी अच्छे ढंग से किया हुआ है कि हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती जीव है और ये बहुत ही संवेदनशील है। और सबसे अच्छी जो इनमें बात है, ये यूनिटी बहुत है इनमें, एकता से काम करते हैं। तो अगर मैं इनके सदस्यों की बात करूं तो क्वीन रहती है इसमें, रानी मक्खी। तो रानी मक्खी इनकी जननी है, इनकी माँ है और उसका काम है अंडे देना। और वो 2 प्रकार के अंडे देती है, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। तो जो फर्टिलाइज्ड अंडे हैं उसमें से रानी मक्खी बनती है और कमेरी मधुमक्खियां, वर्कर बीज बनती है। और जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग्स हैं उससे आपके मेल मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, ड्रोन्स जिनको हम कहते हैं, वो बनते हैं। तो रानी का काम है पूरे जो कॉलोनी है उसको एक साथ रखना, क्योंकि फेरोमोन होता है एक पदार्थ, रानी की गंध होती है जिसे जो है बाकी मक्खियां पहचानती हैं और उसी बॉक्स में जाती हैं जहां उनकी रानी होती है। तो रानी मधुमक्खी का तो ये काम हो गया। बाकी हमारे जो मेल मेंबर्स है, जो ड्रोन्स हैं, उनका काम है सिर्फ संभोग करना रानी के साथ, और उसके बाद वो मर भी जाते हैं। तो उनका ये हो गया। बाकी जो आपकी सबसे ज़्यादा जो कार्यभार है कॉलोनी का, वो कमेरी मधुमक्खियाँ उठा के रखती हैं, जिनको हम वर्कर बीज कहते हैं। तो सारा काम जो कॉलोनी का, साफ सफाई, रक्षा करना, शिशुओं को भोजन खिलाना, परागण क्रिया करना, बाहर से भोजन लेकर आना, तो वो सारा काम जो है कमेरी मधुमक्खियाँ करती हैं। तो इस तरीके से जो है विभाजन इनका हुआ है। और हर एक बॉक्स में एक जो रानी है वो आवश्यक है, वो होनी चाहिए, उसके बिना जो है कॉलोनी खत्म हो जाती है। तो मतलब जो रानी मधुमक्खी है उसका काम है कि जो पूरा हाइव है उसको एकजुट रखना। बिल्कुल। तो जो ये रानी मधुमक्खी है उसको चुनते कैसे हैं, किस तरह से ये रानी मधुमक्खी बनती हैं? देखिए, रानी मधुमक्खी जो है वो जब शिशु होती है तो रॉयल जेली एक पदार्थ है जो वर्कर बीज के मस्तिष्क में एक ग्लैंड होता है, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड, वहां से जो है उस ग्रंथि से रॉयल जेली वो बनाती है और वो उसे फीड कराती है। अच्छा। तो वो जो स्पेशल पदार्थ है उससे जब वो उसका सेवन करती है तो वो जो शिशु है वो
रानी मधुमक्खी बनती है। हाँ जी। तो मैम अगर हम मधुमक्खी पालन की बात करें तो उसमें अगर हम उपकरणों की बात करें तो किस किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बॉक्सेस चाहिए, बी हाइव्स चाहिए, मौन गृह जिन्हें हम कहते हैं जी। तो जो मेलिफेरा है उसके जो बॉक्सेस उसको बोलते हैं लैंड्सवर्थ बी हाइव जी। वो जिसने उसको इन्वेंट किया था उस साइंटिस्ट के नाम पे है। तो उसमें आपके 8 से 10 चौखटे हैं जिन्हें हम फ्रेम्स कहते हैं वो आ जाती हैं। बाकी जो आपके एपिस सिराना है उसके लिए थोड़ा छोटा बॉक्स होता है तो वो उस तरीके से दोनों में डिफरेंशिएशन है। इसके अलावा एक न्यूक्लियस बॉक्स रहता है जिसमें आप मेटिंग करानी हो या आपने जब विभाजन करते हैं आप मधुमक्खियों का तो छोटा जो बॉक्स है उसे न्यूक्लियस बी हाइव कहते हैं। तो ये तो उपकरण कह लीजिए या सबसे इम्पोर्टेंट जो मधुमक्खी पालन करने के लिए चाहिए हमें वो बॉक्स चाहिए जी। उसके अलावा जो बाकी इक्विपमेंट्स है उपकरण है वो जैसे आपको स्मोकर चाहिए आपको धुआं देने के लिए ताकि जब आप शहद निकालें तो मधुमक्खियां जो है थोड़ी शांत रहें जी। और आपको मुख रक्षक जाली की आवश्यकता पड़ती है, बी वेल जिसे हम कहते हैं, ताकि आपके फेस पे मधुमक्खी डंक ना मार दे जी। जब आप उसको हैंडल कर रहे हैं। ग्लव्स आपको चाहिए और आपको एक हाइव टूल रहता है जिससे आप ढीला करने के लिए फ्रेम्स को यूज करते हैं जी। इसके अलावा आपका हनी एक्सट्रैक्टर होता है जिसमें आप फ्रेम्स को लगाते हैं और हनी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है जी। एक मशीन होती है जी। बाकी आपको और उपकरणों में अगर हम बात करें तो क्वीन एक्सक्लूडर रहता है, पोलन डिस्पेंसर है और आपका क्वीन केज है, क्वीन प्रोटेक्टर है। तो इस तरीके से जो है उपकरण इसमें रहते हैं जी। मतलब बहुत सारे उपकरण अवेलेबल है बाजार में जो कि इसमें यूज होते हैं जी बिल्कुल जी। तो मैम आपने विभाजन की बात की थी इसमें, तो किस तरह से ये विभाजन होता है या मिलान होता है जो हाइव्स का है और ये क्यों ज़रूरी है? जी देखिए, अगर कॉलोनी आपकी बहुत ओवर क्राउड हो गई है अंदर, आपको टाइम टू टाइम जो है आप निरीक्षण करते रहेंगे अपने बॉक्सेस का जी। तो कई बार ये क्या होता है कि कॉलोनी जो है बहुत स्ट्रांग हो गई है और ओवर क्राउडिंग हो गई है तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्वार्मिंग एक क्रिया है मधुमक्खियों में जिससे क्या है वो अपना घर छोड़ करके कहीं और अपना डेरा बसा लेती हैं। तो इससे जो है बी कीपर को नुकसान होता है। तो इसे रोकने के लिए खुद ही जो है बी कीपर को विभाजन कर देना चाहिए। जैसे कि अगर 8 फ्रेम्स हैं तो 4 फ्रेम्स जो हैं वो किसी और डब्बे में डाल दीजिए। वहाँ पे आप शिशु फ्रेम्स देखिए जिसमें शिशु ज़्यादा हैं वो वाली फ्रेम्स डालिए। क्वीन जो है उसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए और अगर आप आर्टिफिशियल फीड दे सकते हैं वो दीजिए ताकि वो आराम से अपना जो है नया घर बना सके जी। और पहले जो है एंट्रेंस उन बॉक्सेस की आपको थोड़ी क्लोज रखनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें आदत होगी वो पहले वाले घर में जाने के लिए जी। तो फिर वो धीरे धीरे आप उसको डिस्टेंस बढ़ाएंगे और फिर वो इस तरीके से विभाजित हो जाएंगी। हाँ जी। और अगर हम मिलाने की बात करें तो क्या होता है जैसे आपका विंटर सीजन होता है उसमें मधुमक्खियां बाहर नहीं जा पाती, अपना कार्य नहीं कर पाती। तो जब आपका स्प्रिंग सीजन आने वाला होता है, जब आपका हनी फ्लो सीजन शुरू होने वाला होता है, उस समय आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी कॉलोनी स्ट्रांग हो जी। स्ट्रांग कॉलोनीज होंगी उतना उनमें क्षमता बनेगी बाहर जाके हनी को इकट्ठा करने की, परागण करने की। तो उसके लिए जो है एक तरीका है, जैसे मान लीजिए आपका बॉक्स है उसमें वीक कॉलोनी का जी। उसके ऊपर आप दूसरा बॉक्स रख लीजिए, दूसरा वीक कॉलोनी का बॉक्स रख लीजिए, बीच में आप अखबार बिछा दीजिए और उसमें आप छेद कर दीजिए छोटे छोटे। उससे क्या होगा जो उनकी गंध है वो आपस में मिल जाएगी और उस समय आपको ध्यान रखना है कि रानी एक ही हो। अच्छा। नहीं तो वो रानी आपस में 2 रानियां फाइट करेंगी तो एक रानी होगी और वो धीरे धीरे आप देखेंगे 1-2 दिन में वो अखबार पूरी खा चुकी होंगी मधुमक्खियां और मिल गई होंगी और उसके जब वो मिल जाती हैं उसके बाद आप बॉक्स जो है वो खाली बॉक्स हटा दीजिए और वो जो आपका एक बॉक्स है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी का बॉक्स तैयार हो गया। तो मतलब उनको एक समय चाहिए होता है आपस में मेल जोल बनाने के लिए, गंध जो है उनकी फेरोमोन जिसे हम कहते हैं वो आपस में मिल जाती है जी बिल्कुल। हाँ जी। तो मैम जैसे आपने बात की थी स्प्रिंग सीजन हाँ की कि उसमें होता है, तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे हर तरह का सीजन रहता है अगर हम भारत की बात करें तो अगर अलग अलग ऋतुओं में किस तरह से जो है मौन वंशों का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? देखिए जैसे आपका हनी फ्लो सीजन होता है तो सबसे पहले तो आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा मधुमक्खियों को क्योंकि वो सर्दियां काट के अब स्प्रिंग में पहुंची है तो फीड आपको देनी पड़ेगी उनको स्टिमुलेट करने के लिए। जस्ट वो कोई उनका खाना नहीं है जी। आप 1 पार्ट चीनी और 2 पार्ट जो है आपका पानी वो आप उन्हें खिला सकते हैं जिससे वो थोड़ी सी स्टिमुलेट हो जाए और क्रियाशील हो जाए। और
अपना काम करने लगे जी। और आपको ये देखना है कि कोई कॉलोनी आपकी वीक तो नहीं है, वीक है तो उन्हें मिला दीजिए। और बाकी अगर हनी फ्लो अच्छा हो रहा है तो आप सुपर लगाइए। सुपर एक बॉक्स होता है जो आप मेन बॉक्स के ऊपर लगाते हैं और बीच में क्वीन एक्सक्लूडर मतलब क्वीन अवरोधक जाली होती है जिससे क्वीन जो है ऊपर ना जा पाए। जब क्वीन ऊपर नहीं जाएगी तो ऊपर शिशु नहीं होंगे, अंडे नहीं होंगे जी। नीचे रह जाएंगे सारे शिशु और ऊपर आपका हनी जो है वो कलेक्ट होगा जी। तो वो एक आप कर सकते हैं ताकि ओवर क्राउडिंग भी ना हो और आपका हनी भी अच्छा कलेक्ट हो जाए जी। और जैसे आपका समर आता है या रेनी सीजन आता है, जब डर्थ पीरियड है तो आपको फिर उनको आर्टिफिशियल फीड देना पड़ेगा। और गर्मियों में जिस प्रकार हमें हवा की ज़रूरत है उसी प्रकार इन जीवों को भी है, तो इनका एंट्रेंस जो है थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं, फ्रेम्स थोड़े कम कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था अगर नहीं है आसपास तो आप कर सकते हैं। जैसे आप घड़ा लटका दीजिए, उसमें से बूंद बूंद करके पानी नीचे गिरेगा तो वो वहाँ से ग्रहण कर लेंगी पानी। बाकी आपका जैसे बरसात का समय है तो उन्हें गीला ना होने दे, बॉक्सेस को छायादार जगह पे रखिए। गर्मियों में जो है उनकी छत पे आप घास या बोरी ढक सकते हैं, उसे गीला करते रहिए। तो ये कुछ मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जैसे आपका विंटर का समय है तो उसमें सारे क्रैक्स इनके भर दीजिए, एंट्रेंस जो है इनकी छोटी कर दीजिए और इंसुलेशन उन्हें प्रोवाइड कर दीजिए जिससे जो है वो अंदर की गर्मी बाहर ना जाए। तो ये कुछ प्रबंधन है जो आप अपने अनुसार आपको स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैम जैसे अगर हम फूलों की बात करें तो उपयोगी फूल कौन कौन से हैं मधुमक्खी के लिए, जिसको मौन पुष्प भी कहा जाता है या फिर बी फ्लोरा भी कहते हैं? देखिए, अगर आप कमर्शियली सोचें तो अगर 8-9 महीने आपका अच्छा बी फ्लोरा जो है मधुमक्खियों को मिलता है तो आपकी हनी प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी रहती है। उसके लिए जो है आपको आप एक कैलेंडर बना सकते हैं, माइग्रेटरी रूट बना सकते हैं कि कौन सा जो पौधा है किस समय खिलता है, कितनी ड्यूरेशन के लिए खिलता है। तो वो जो है आप एक जो मौन पालक है वो अपने जो है अपने लेवल पे या विभाग की सहायता लेके वो एक प्लान बना सकता है। तो जो बी फ्लोरा है वो भरपूर मात्रा में चाहिए मधुमक्खियों को, क्योंकि एक जो हनी बी है वो 100 फूलों को विजिट करती है। जी। तो उसके लिए जो है जैसे आपका सरसों है तो सरसों का जो एक्सपोर्ट भी होता है इसका हनी सरसों का, तो सरसों का हनी जो है उसकी डिमांड रहती है। बाकी आपका जो अपर एरियाज हैं हमारे पहाड़ी इलाके, वहाँ छिछड़ी होता है एक पौधा, उसका शहद होता है, सफ़ेदा है, बाकी आपका कैंथ है, पाजा है, खैर है, बाकी जितने फ्रूट ट्रीज है हमारे, लीची हो गया, गुआवा हो गया और आपका एप्पल हो गया, पलम हो गया, आड़ू हो गया, तो ये सारे हो गए। शीशम है, तुन्नी है, तोरिया, सूरजमुखी के फूल होते हैं, बाकी आपका अजवैन, धनिया, तो ये जो है ये सारे जो हैं बी फ्लोरा है, इनका भोजन है। हाँ जी, तो ये जो है एक बी कीपर को नॉलेज होनी चाहिए कि किस समय कौन सा जो फूल है वो उस उपलब्ध होगा और उसी हिसाब से उसे अपनी माइग्रेशन करनी पड़ेगी। जी हाँ जी। तो मैम जैसे आपने एक वो हनी सरसों वाला हनी की बात की थी, तो वो क्या है सरसों वाला हनी? क्या ये जो हनी मधुमक्खी से मिलता है वो भी अलग अलग तरह का होता है? हाँ जी, देखिए जिस समय आप बॉक्सेस को सरसों के खेत में ले जा रहे हैं तो वो सरसों को विजिट कर रही है। जी। तो वो जो हनी आपका कलेक्ट होगा वो सरसों का हनी कलेक्ट होगा। अच्छा। पर ऐसा नहीं है, वो मल्टीपल जो पौधे उनको भी विजिट करते हैं, उसको मल्टीफ्लोरा हनी कहते हैं। तो ये जो है बी कीपर को पता होता है कि कौन सा हनी कैसा है। हाँ, वो उसने डिवाइड किया होता है, वो कलर के अकॉर्डिंग। अब जैसे आप सरसों का हनी देखेंगे वो जमा हुआ होता है, सफ़ेद होता है। जी। तो लोग सोचते हैं कि इसमें चीनी है। जी। तो उसमें चीनी नहीं होता, वो सरसों का शहद सफ़ेद होता है। अच्छा। हाँ जी, तो वो थोड़ा कलर में अंतर होता है, कोई डार्क होता है, जी। जामुन का थोड़ा सा डार्क होता है। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग हाँ जी, वो बी कीपर ने जहाँ अपनी मधुमक्खियाँ वो लेकर गया होगा उसके हिसाब से जो है वो डिवाइड किया होता है। मार्केटिंग भी उसी हिसाब से करते हैं। हाँ जी। तो मैम जैसे हमें पता है कि मधुमक्खियों के बहुत सारा चीज़ों के लिए इस्तेमाल की होती है, मधुमक्खियाँ बहुत चीज़ों के लिए यूज़फुल होती हैं। और अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पे सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो सेबों के लिए किस तरह से भूमिका निभाती है मधुमक्खियाँ? देखिए, सेब में तो परागण बहुत ही ज़रूरी है जी। क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि वो सेल्फ इनकम्पैटिबल होता है, मतलब वो खुद अपना परागण नहीं कर सकता जी। तो पहले तो
और भी अन्य कीट भी हैं जो परागण क्रिया करते हैं, बम्बल भी है और तरीके के मक्खियाँ भी हैं जी। पर क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा जंगल तो अब कट रहे हैं और जहाँ बगीचे हैं वहाँ बगीचे ही बगीचे हैं, तो उस केस में जो है हमें बाहर से जो है मधुमक्खियाँ जो हैं वो बॉक्सेस जो हैं हमें वहाँ लाने पड़ते हैं। अगर हम सिराना मक्खी की बात करें तो 4 से 5 बॉक्सेस पर हेक्टेयर, अच्छा। वो जो है वो वहाँ आप रख सकते हैं, या फिर अगर आप मेलिफेरा के बॉक्सेस लाए हैं तो 2 से 3 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होते हैं जी, क्योंकि वो ज़्यादा उड़ान हाँ जी ज़्यादा उड़ान भरते हैं। और बाकी उस समय कीटनाशक का प्रयोग ना करें बागवान भाई, क्योंकि मधुमक्खियों को नुकसान होता है जी। और जब 10% फूल वृक्षों में खिल जाएं तब इन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने पहले बॉक्सेस आप रख देंगे वहाँ पे और कोई आसपास और कोई फ्लोरा खिला होगा तो मधुमक्खियाँ वहाँ जाएंगी, वो सेब पे नहीं आएंगी। अच्छा। और उनका एक बिहेवियर है मधुमक्खियों का कि जब तक वो एक फूल से उन्हें नेक्टर मिलता रहेगा वो वहीं जाएंगी, वो नहीं किसी और दिशा में जाएंगी जी। तो या तो आप उन्हें काट दीजिए अगर सरसों है या कोई और उपज है वहाँ पे अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो जब 10% आपका फूल खिले हो तब जो है आप बॉक्सेस को खेतों में रख सकते हैं। हाँ जी जी। तो मैम जैसे हमें पता है कि मधुमक्खियों से हमें शहद तो मिलता ही है, उसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद है जो हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होते हैं? देखिए उसके अलावा मोम है, बी वैक्स जिसे हम कहते हैं जी। और आपका प्रोपोलिस है, एक चिपचिपाहट पदार्थ होता है जो मधुमक्खियाँ क्रैक्स वगैरह को अपने छत्ते को सील करने के लिए बनाती हैं। अच्छा। तो वो प्रोपोलिस जो है वो है। इसके अलावा आपका बी पोलन की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है और ये मार्केट भी हो रहा है। बी पोलन आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? पोलन डिस्पेंसर जो मैंने आपको पहले कहा, एंट्रेंस पे लगा दीजिए उसे, उसमें से जब मक्खियाँ पास होती हैं उसमें जालियाँ होती हैं और जो पोलन होता है वो मधुमक्खी की टांगों में जो पोलन बास्केट है वहाँ कलेक्ट होता है। तो वो जो है पोलन वहाँ छूट जाता है, एक ट्रे में कलेक्ट होता है, उसे फिर बी कीपर सुखाते हैं और जो है उन्हें बॉक्सेस में डब्बियों में, कांच की डब्बियों में बंद करके उसकी एक मार्केट है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, विटामिन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बी पोलन है। बाकी आपका रॉयल जेली जो है जी। वो भी जो है कॉस्मेटिक्स में यूज़ हो रही है जी। और आपका जो बी वेनम है वो उसके कैप्सूल्स भी मिल रहे हैं। अच्छा। तो बी वेनम जो है आर्थराइटिस अगर है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें जो है बी वेनम यूज हो रहा है जी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इतने प्रोडक्ट्स इसके हैं और अगर सही तरीके से मार्केटिंग इसकी की जाए जी जी। तो जो है बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है हमारे बी पालक हाँ जी, जो भी ये मधुमक्खी पालक है हाँ जी। तो उनको काफी ज्यादा फायदा तो होगा ही और साथ में उनको भी ये चीजें मिलेगी अपने कंजम्पशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैम जैसे हम देखते हैं कि शहद निष्कासन जब किया जाता है, हम कई वीडियोस देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है, तो उसमें जो लार्वाज हैं, जो शिशु है, मधुमक्खी के शिशु है या फिर जो मधुमक्खी है वो भी नष्ट हो जाती है, उनको नुकसान हो जाता है। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि वो शहद भी निकालें और जो मौन वंश है उसको भी कोई नुकसान ना हो? देखिए अगर एक प्रशिक्षित मौन पालक होगा तो ऐसा नहीं होने देगा वो जी। क्योंकि इसकी प्रक्रिया है। जब आप फ्रेम को निकालते हैं तो पहले तो आप ये देखेंगे कि 70% जो है वो सील होना चाहिए जी। 70% सील का मतलब है जब शहद पक गया होता है, मधुमक्खियां खुद ही अपने पंखों से जो है उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है 20% से कम रखती हैं। अच्छा। तो वो 70% जब सील हो जाता है तो तब आप उसको अच्छे से झाड़ के, आप ब्रश से झाड़ के उसे निकालते हैं। उसके बाद जो हनी एक्सट्रैक्टर आपका है उसमें फ्रेम लगाने की जगहें होती हैं, वहाँ आप फ्रेम लगाएंगे और उसे घुमाएंगे, उस ड्रम में जो हैंडल होता है उसे घुमाते हैं, जिससे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ऐसे खींच के जो है वो शहद जो है वो निकलता है और नीचे ट्रेज में कलेक्ट होता है जिसे आप छान सकते हैं जी। तो अगर ये एक तरीका है। और जो मैंने आपको पहले बताया कि जब आपका हनी फ्लो सीजन है आप सुपर लगा दीजिए, सुपर लगाएंगे तो उसमें क्वीन एक्सक्लूडर आपका लगा होगा और क्वीन जो है वो ऊपर नहीं जाएगी, जिससे शिशु नहीं बनेंगे ऊपर, और ऊपर जो होगा आपका खाली शहद होगा। तो अगर वही है कि इसके लिए मधुमक्खी पालक बनने के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है जी। हाँ, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि कहाँ से जो है ये बी जो मधुमक्खी पालक है वो कहाँ से ये प्रशिक्षण ले सकते हैं, और अगर हम बात करें बी हाइव्स को खरीदने की तो वो कहाँ से खरीदे जा सकते हैं? देखिए
अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो हमारा विभाग उद्यान विभाग ट्रेनिंग कराता है, यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, यूनिवर्सिटी के जो केवीकेज हैं कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, और अब तो बहुत सारे एनजीओज हैं जो अपने स्तर पे भी ट्रेनिंग करवाते हैं। और अगर हम ट्रेनिंग की ड्यूरेशन की बात करें तो 5 दिवसीय, 7 दिवसीय और 21 दिवसीय भी ट्रेनिंग रहती है। हाँ जी, तो उसमें जो है पूरा प्रैक्टिकल भी बताया जाता है, खुद बी कीपर जो है हैंडलिंग करता है मधुमक्खियों की, तो वो जो है वो विभाग से या यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकता है इस बारे में। और दूसरा आपने बात कही कि कहाँ से वो खरीद सकता है, तो हम जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में बी ब्रीडर्स चिन्हित करते हैं। तो बी ब्रीडर्स जो हैं वो एक तरीके के रजिस्टर्ड मौन पालक है जो कि आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बॉक्सेस को, कॉलोनीज को। तो उनके पास जो है जो नया कोई मौन पालन करना चाहता है तो उनसे खरीद सकता है कॉलोनीज को। अगर वो साथ में बॉक्सेस भी दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बॉक्सेस तो लकड़ी के बनते हैं तो वो कारपेंटर से भी बनाए जा सकते हैं। हाँ जी जी, तो रजिस्टर्ड होते हैं जहाँ से वो खरीदे जा सकते हैं। हमारा विभाग जो है वो उसका निरीक्षण करता है और हमारे कुछ पैमाने हैं जो जब फुलफिल हो जाते हैं तो हम उसको बी ब्रीडर बना देते हैं। हाँ जी तो मैम आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी मधुमक्खी पालन से रिलेटेड कि किस तरह से वो मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, कौन कौन से उनको उत्पाद मिल सकते हैं इस चीज़ से, और किस तरह से उनको मुनाफा हो सकता है और किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला मैम, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने मधुमक्खी पालन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी ली मैम से। हमें यकीन है कि आपको ये जानकारी लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।